साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हो, वो अगर एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड हो, तो इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि उसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर होंगे, अंदर नहीं होंगे कहीं ऐसे, ठीक है। वो टच कर रहा होगा सर्कमफेरेंस को, ठीक है। तो वो कॉन्साइक्लिक हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो इसमें द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कंसाइक्लिक पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग कंसाइक्लिक कहते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, ए और सी, बी और डी। ऑपोजिट वर्टिसेस कौन से, ए और सी, बी और डी, ठीक है। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसके ऑपोजिट एंगल हमेशा 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे पहला थ्योरम लोग देखिए, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, ये तो बता ही चुके हैं, ठीक है, कि हमेशा ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमको मिला है जिसके ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग ये उसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसके चारों साइड से हम मिला करके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। मैम अगर उन दोनों के ये दोनों एंगल्स इक्वल है, सामने सामने वाले जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फिर आता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। हाँ, जैसे इसमें दिया हुआ है ऑपोजिट, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे कि मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी एक साइड को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और उसको दूसरी साइड से नाप लेते हैं, तो वो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। हमेशा इसको ध्यान रखना। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, हमें तुमसे कहा कि इस साइड का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो हम कोई भी एक साइड को आगे बढ़ा देंगे और ये नाप लेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल होगा। और इंटीरियर क्या होगा, ये अगर तुमसे कह दे कि इसका निकालो तो ये आगे बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया। दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, मान लो इसको हमने नहीं बढ़ाया हो तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता है, ठीक है। कैसे पता कि यही इसका ऑपोजिट है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वाला एंगल देखो, इसके सामने बी के आगे हम कौन सा सामने पड़ता है, डी पड़ता, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। और ये इसका एक कॉमन सेंस भी है कि कैसे होगा, जैसे मान लो क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, तो मान लो ये अगर 20 होता तो ये 160 होता, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर 20 है तो ये 160 होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये और ये जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। मैम इस वाले में मैम मैं पहचान नहीं पाती हूँ क्या, देखो ये सी और ये ए, ये ऑपोजिट एंगल है, और ये बी और ये डी, जहाँ से स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है। मैम एक वो नहीं होता है कि जो है अंदर जो एंगल बन रहा है वो आर पे जो एंगल बन रहा है वो जो उसके बाकी पोर्शन सर्कल का बचता है उस पे जो एक एंगल बने, तो वो बना के दिखाओ। मैम जैसे ये आर्क है कितना, और यहाँ पे कैसे एंगल बन रहा है, तो उसका डबल हो जाता है, ये इस यहाँ पे कोई भी अगर एंगल होगा ऐसे तो करके, उसका डबल हो जाता है। हाँ। तो मैम ये चीज़ मैं पहचान नहीं पाती हूँ कि किस, ये तो पता चल रहा है डबल होगा लेकिन किस एंगल का डबल, इसका मैम बाकी चाहे इस पोर्शन सिर्फ इसका ही होगा कि इस जितना ये सर्कल नहीं, का, सिर्फ इसका। और मैम पीछे लिखा है बुक में कि बाकी रिमेनिंग सर्कल का, रिमेनिंग सर्कल का मतलब जो इसके ऊपर सबटेंड हो रहा है, पूरे सर्कल का एंगल कैसे निकाला जा सकता है। नहीं मतलब मैं कह रही हूँ अगर यही एंगल यहाँ पे बनता तो इसका भी ये होता,
अगर कुछ ऐसे वैसे ये एंगल यहाँ पे बन ही नहीं सकता है, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा ना, हाँ इसके जस्ट ऊपर जाए जो, ठीक है। ये अच्छा मान लो ऐसे ऐसे करके भी जा रहा है तब भी, हम्म ठीक है। फिर है इफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और थर्ड का भी एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैम वो वाली तो बिल्कुल भी नहीं मुझे पहला है द टेंजेंट, इसमें देखो ये वाला उसी का कॉन्वर्स है, ठीक है। If the tangent at any point of a circle and the radius to the point are perpendicular to each other, कोई भी जब हम लोग सर्कल बनाते हैं उसके बाहर एक टेंजेंट खींच देते हैं, तो अगर हम लोग सेंटर से उसकी तरफ एक रेडियस बढ़ाएं तो परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा एक दूसरे के। मैम टेंजेंट हमेशा सर्कल के बाहर बनती है ना, कि उसको क्रॉस कर सकती है। ये कॉर्ड होता है, हाँ ये सेकेंट होता है, जो बाहर भी निकल जाता है। ये कॉर्ड होती है लेकिन बाहर निकल जाती है, और ये टेंजेंट होता है। और मैम टेंजेंट पूरे सर्कल के अंदर से नहीं क्रॉस कर सकता है ना, नहीं, सिर्फ टच करता है। तो मैम फिर ये जो है ये सेकंड है और ये कॉर्ड है ना। ये टेंजेंट है, अच्छा हाँ सॉरी टेंजेंट। ठीक है। तो ये पहली वाली तुम्हारी थ्योरम क्या कह रही है कि मान लो कोई हमने सर्कल बनाया और उसको एक टेंजेंट छूते हुए निकल रही है, ठीक है। टेंजेंट इसको टच करते हुए निकल रही है, तो हर एक टेंजेंट के ऊपर हम लोग एक ऐसा रेडियस ड्रॉप कर सकते हैं जो उसके परपेंडिकुलर हो, क्योंकि रेडियस तो हर तरफ होता है। मान लो अगर इधर एक टेंजेंट जाता तो इसके भी हम लोग परपेंडिकुलर बना सकते थे, इधर एक टेंजेंट जाता तो इधर से भी परपेंडिकुलर निकल सकता है, ठीक है। तो ये है, सो कन्वर्स क्या है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब वही है, कुछ खास नहीं है दूसरा कन्वर्स, कि अगर मान लो तुमने कोई भी रेडियस बनाया है तो हमेशा एक टेंजेंट बनाई जा सकती है जो उसके परपेंडिकुलर जाए, ठीक है। तो इसमें देखो एक कंडीशन बताई हुई है कि किसी पॉइंट से किसी सर्कल की तरफ कितने सारे टेंजेंट भेजे जा सकते हैं। पहला पॉइंट मान लो अगर हमने सर्कल के अंदर ही लिया है पी, तो कोई भी टेंजेंट नहीं बन पाएगा, सब तो सेकेंड है। अगर मान लो कोई हमने ऐसा पॉइंट लिया है जो कि सरकमफेरेंस पे लाई करता है, तो सिर्फ वहां से सिर्फ एक टेंजेंट बन पाएगा, और तो कोई बन ही नहीं सकता है। और सिर्फ यही बनेगा अगर मान लो इधर से लेके जाएंगे तो सेकेंड हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो तब सेकेंड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सटर्नली लाई करता है, ना सर्कमफेरेंस पे ना अंदर, जो एक्सटर्नली लाई करता है, तो वहाँ से दो टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल पे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने वाली है। अगर इनसाइड होगा तो कोई टेंजेंट नहीं बन सकता, सर्कमफेरेंस पे एक टेंजेंट बनता है, और एक्सटर्नल दो टेंजेंट बन सकते हैं। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, अब ये देखो इसमें तुमको बताया हुआ है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए और बी, ठीक है। ये वो पॉइंट है एक्सटर्नल जहाँ से टेंजेंट दोनों ड्रॉ हुए हैं, ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट विद द सर्कल। तो ये पी ए और पी बी जो होते हैं हमेशा इक्वल लेंथ में होते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से आए हैं। तो मैम जब भी ऐसे एक्सटर्नली से लाई करते तो हमेशा वी उसके ऑब्जर्व tangent दैट equal दीज लेंथ्स आर इक्वल। हाँ, क्या कह रही होते। थी? मैम कि जब भी एक्सटर्नली कोई पॉइंट लाई करेगा और उससे दो टेंजेंट निकलेगा तो तो इक्वल हमेशा लेंथ के होंगे। तो इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, तो वो दोनों का लेंथ इक्वल होता है टेंजेंट का, हमेशा वो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे होते हैं एट सेंटर, ठीक है। देखो ये, इक्वल एंगल भी। हाँ, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे होते हैं। तो मैम ये वाले एंगल इक्वल होंगे कि ये दोनों एंगल? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ओके ठीक है। और द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगे एंगल, ठीक है।
तो यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हाँ एक कॉमन साइड है, दो कॉमन एंगल है, एंगल ठीक है। ये और ये एंगल इक्वल होता है इसमें, ठीक एंगल है। साइड ये दोनों भी इक्वल होता है और ये भी इक्वल होता है। कौन सा साइड रह गया, ये दोनों तो रेडियस है, तो ये भी हाँ इक्वल होता है, हो ठीक है। फिर टचिंग सर्कल की बात आती है। टू सर्कल्स में टच एक्सटर्नली या इंटरनली, ठीक है। एक्सटर्नली ऐसे टच करते हैं, इंटरनली ऐसे टच करते हैं। तो अगर मान लो हमको दोनों के बीच की रेडियस निकालनी है, तो ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, R1 प्लस R2। तो टोटल हमको इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। अगर इंटरनली टच करते हैं तो हम लोग R1 माइनस R2 करते हैं, ठीक है, इनका रेडियस पता लगाने के लिए। तो इसमें देखो, अगर मान लो दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तब उनका एक हमने सेम टेंजेंट कहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। और अगर इंटरनली कर रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। दोनों में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है। If two circles touch, then the point of contact lies on the straight line joining their centers. कोई भी सर्कल्स दो टच कर रहे हो, चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली, लेकिन उनका टेंजेंट हमेशा उनके सेंटर को जोड़ती हुई स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़ता है। देखो, इन दोनों को जोड़ती हुई स्ट्रेट लाइन क्या है, ए बी। ये टेंजेंट इस ए बी के ऊपर ही पड़ रहा है ना। और इसमें कौन सी है, ये है ए बी, तो ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है। कुछ कॉमन टेंजेंट बताए हुए हैं, दो सर्कल बने होंगे तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बन सकता है। अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, इज इक्वल्स टू डी। और डिस्टेंस डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इंटरनली कर रहे हैं तो R1 माइनस R2। अब कॉर्ड्स का देखते हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर मान लो दो कॉर्ड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इंटरनली, या मान लो उनको यहाँ पे नहीं, अंदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको बढ़ा दिया तो बाहर क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स आर इक्वल, तो जितने हिस्से कटेंगे उसके उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो कौन कौन से टुकड़े होते हैं, PA PB PC और PD। तो PA इंटू PB और PC इंटू PD जो होगा इक्वल होगा। ऐसे ही इसमें भी PA इंटू PB और PC इंटू PD। एक ही लाइन के सेगमेंट्स एक ही तरफ रखने हैं, इक्वल साइड इक्वल के, ठीक है। अब इसी की कुछ और बातें बताई हुई हैं इसी थ्योरम की। द अबव थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज इफ टू chords of circle intersect internally or externally, then the rectangle formed by two segments of a chord is equal in area to the rectangle formed by two segments of the other chord. रेक्टेंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ की तरह हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। मैम रेक्टेंगल लेकिन बन तो कहीं रहा नहीं। रेक्टेंगल बन नहीं रहा है, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन आया उसके लिए होता है बस। The converse of the above theorem is also true if two line segments AB and CD intersect at P. Intersect at P, or line segments AB and CD intersect at P such that PA into PB is equal to PC into PD। तो यानी कि ABCD जो होंगे वो कॉन्साइक्लिक होंगे। मान लो कोई AB और CD लाइन है, अगर वो इंटरसेक्ट करके P पे आ रही है और दोनों का जो सेगमेंट बन रहा है वो इक्वल बन रहा है, इस तरीके से कि P इंटू PB जो हो रहा है PC इंटू PD है, तो यानी कि ABCD जो होगा वो कॉन्साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब कि वो एक सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है।
और क्या है, इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल, कोई लाइन है ये सर्कल को टच कर रही है, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अ chord is drawn, the angles between the tangent and the chord are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segment. इनका क्या मतलब है यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अ chord is drawn, कोई मान लो कोई लाइन है वो एक सर्कल को टच कर रही है, टेंजेंट है, ठीक है, वो सर्कल को टच कर रही है, वहां से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, उस कॉर्ड को हमने अगर ड्रॉ कर दिया तो क्या कह रहे हैं कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, यानी कि ये ना एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कॉर्ड, ये और ये दोनों ही तो है, इधर वाला भी है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल, और इधर वाला भी है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट के, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट होता है ये, ठीक है, ये वाली जो तुम्हारी, तुमने अगर मान लो ये कॉर्ड बनाई है तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट क्या होगा, जो इस तरीके से पड़ेगा, ठीक है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, जो आर एस, ठीक है, आर एस पी इज इक्वल टू आर पी टी, आर एस पी इज इक्वल टू आर पी टी, ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, और अगर मान लो अगर ने इस तरफ को कंसीडर किया होता तो ये वाला जो होता है ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हमने इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ किया होता तो उसका दूसरा एंगल क्या पड़ता, ये पड़ता, ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाता है, आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टी डैश पी आर, आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टी डैश पी आर, ये इक्वल टू ये, ठीक है, और क्या है, इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट, कोई कॉर्ड है ये एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ठीक है, ये कॉर्ड है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया तो देखा गया कि टेंजेंट से इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली, बाहर ट्रायंगल के सर्कल के बाहर, so then the product of the lengths of the segment of the chord is equal to the square of the length of the tangent from the point of contact to the point of intersection. तो ये जो कॉर्ड होते हैं उसके जो इंटरसेक्शन बनते हैं, यानी कि पी और पी बी, जैसे इससे पहले वाले में हमने देखा था, ठीक है, तो इसके जो इंटरसेक्शन बनते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, यानी कि पी ए इंटू पी बी हो जाता है इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ठीक है, आ गया, अब इनको लगाना है, कंस्ट्रक्शन है इस बार नहीं